मैंने एक दफ़ा 0533। जी हसन तारिक। मैंने इनवाइट भेज दिया तो वो होपफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ऑफलाइन। सर आपने मेरी प्रेजेंट लगाई है तैयब मुस्तफ़ा की? हाँ होगी, ये होगी। अलीना और उसके साथ ज़ैद इदरीसी 2 बच्चे एब्सेंट है मेरे पास। ठीक है, अच्छा जी, हसन तारिक ऑनलाइन नहीं है। क्लास में दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। दोबारा से हम एक दफ़ा रिवीजन में एक दफ़ा बता देता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो हमने पिछले दो भी लेक्चर्स हुए थे हमारे, उनके अंदर हमने देखा था बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी को एश्योर कैसे किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के एक्सपेक्ट से हमने उसकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर हमने IEEE के स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस देखी थी, हमने डिफ़ाइन करके देखा था। उसके साथ हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि एरर्स किस किस तरह पे आते हैं, उनकी रीज़न्स क्या होती हैं, वो सब कुछ हो गया था। अब जो आप लोगों का जो क्विज़ है वो आज की क्लास तक होगा, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फैक्टर्स थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करके देखेंगे कि क्वालिटी को एश्योर करने के लिए किन किन फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्विज़ का अनाउंसमेंट तो आप लोगों को ईमेल आ गई थी। क्विज़ जो होगा वो आपका मिक्स्ड होगा, MCQs और थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। और उसके साथ आप लोगों की असाइनमेंट जो है नंबर 1 वो इस वीक के एंड पे आपको फ्लोट कर दी जाएगी। वो रिटन असाइनमेंट होगी, तो उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप लोगों ने उसको फॉलो करके करवा देनी है। ठीक है, अगर अभी तक कोई बच्चा पोर्टल पे ऐड नहीं है, अगर वो प्रोविजनली उसको अगर 2-3 की ईमेल्स आई हुई थी तो उनको मैंने प्रोविजनली ऐड कर दिया है एज़ पर यूनिवर्सिटी की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोग अपना पोर्टल के जो भी मसले हैं वो सॉल्व करवा लो, ताकि मैं आप लोगों की पोर्टल के ऊपर अटेंडेंस लगा सकूं, और उसके साथ साथ आप लोगों के जो भी क्विज़ के मार्क्स हैं या असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो मैं साथ के साथ अपलोड कर सकूं। ठीक है, स्क्रीन शेयर होगी आप सबके साथ। अब हम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, और लास्ट टाइम हमने किस तरह के उसको एक्सपेक्ट के हिसाब से हमने एरर्स देखे थे कि किस किस तरह के हमारे पास एरर आते हैं। अगर मरियम काजी को मेरी आवाज़ आ रही है तो वो मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है। यस सर। हाँ, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी की क्या डेफिनेशन होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सॉफ्टवेयर वो हमारा प्रोग्राम होता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेसिकली जो हमने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं उस प्रोग्राम के लिए, अगर वो मीट हो रही हैं। अच्छा, और कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा के सॉफ्टवेयर क्वालिटी और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? किसमें डिफरेंस पूछा आपने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में? हाँ जी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छी तरह से क्लास के अंदर पढ़ लिया था, उसको एक्सप्लोर भी करके देखा था, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर तो वो होता है ना जो आपकी किसी रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, अलोंग विद उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास कॉलर एसक्यूएल यानी कि जहाँ पे हम एश्योरेंस कर रहे होते हैं वो बेसिकली ये कर रहे होते हैं क्या वो रिक्वायरमेंट जो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है क्या उसके साथ मैच कर भी रहा है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं, तो हम एसक्यूएल में लेकर आ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी का ये होता है कि हम वो डिग्री होती है जिसको हम कंफर्म करते हैं कि हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके ऊपर उतरा है या नहीं उतरा। अब जब इन चीज़ों को जब हम चेक करते हैं, एश्योर करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारी ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखे थे कि हम एरर सॉफ्टवेयर में एरर्स, सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स और फेलियर्स किस तरह के आते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स थी, फिर वो हमने देख भी ली थी, पढ़ भी ली थी, उनकी डिस्कशन भी हो गई थी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मैटर करती है? ठीक है, अब सबसे पहले जब हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं,
जब हम बना रहे होते हैं उसके अंदर हमारे सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंट जो हमारा एलिमेंट होता है वो यही होता है कि हमने अचीव करना है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। अब वो क्वालिटी क्या होगी, हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि जी एक्सीलेंस हो की हम बात करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हम उसको अचीव कैसे करेंगे। अब हमने इन फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। कोई 11 से 15 फैक्टर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब उन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, करेक्टनेस आती है, हमारे पास रीयूजिबिलिटी आ जाती है, एरर फ्री आ सकती है, उसके साथ हमारे पास इंटरऑपरेटिबिलिटी आ जाती है, फिर टेस्टेबिलिटी आ जाती है, डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हमने उन फैक्टर्स को हमने कैटेगराइज कैसे करना है, फिर हमने उन फैक्टर्स को देखना है कि उनकी एग्जांपल्स उनको किस तरह कैटेगरी के हिसाब से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, उनको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम जो अब पढ़ेंगे उसके अंदर एक तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कंप्रीहेंसिव रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे डॉक्यूमेंट की, कि वो हमें और कैरेक्टराइजेशन जो होती है उस हमें एक तो हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फिर क्वालिटी को एश्योर कैसे करना है, फिर उसके बाद हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जिनकी बेस के ऊपर, जिन स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि हम कुछ डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे जो हमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। जो बेसिक क्लासिक जो क्वालिटी फैक्टर मॉडल है वो मैकैल का है, MC मैकाल कहते हैं, मॉडल कहते हैं, फैक्टर्स है। उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, जो उन 3 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी को मेजर करते हैं, उनको हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर लिया। अब वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं, वो 3 डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं, वो हम आगे चल के अभी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट होता है, पहले हमने देखा है जी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हमने कंप्रीहेंसिव स्टडी करनी है, देखेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स में, फिर हम उसके बाद देखेंगे जी क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमने फैक्टर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो सबसे पहले हमारे पास मॉडल आता है उसको हम कहते हैं मैकाल फैक्टर मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं अपनी क्वालिटी फैक्टर्स को। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। अब वैसे अगर हम क्वालिटी फैक्टर्स की डेफिनेशन आप लोगों को सबको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी, लेकिन अगर हम एक वैसी कुछ अगर अपनी एक कॉम लेमन अगर इंसान एक क्वालिटी को डिफाइन करना चाहता है तो हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी। हमने उसको OLX की एक एग्जांपल से देखा था। हर एक लिहाज के लिए एक अपनी क्वालिटी डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड होता है। अब आपके लिए कुछ और क्वालिटी डिफाइन करने का स्टैंडर्ड होगा, किसी कोई एक चीज़ लेते हुए बेचते हुए, या कोई एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हुए, या उसको अब एक बेंचमार्क सेट करते हुए। लेकिन हम कहते हैं कि हमने कुछ जो एक स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी, हमने वो लेने हैं और उनको हमने अचीव करना है। अब उनमें सबसे पहले क्या आता है, यूज़र रिक्वायरमेंट। अगर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो आपने फुलफिल की, अगर आप यूज़र की रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट कर रहे हो तो ये चीज़ क्या कहलाती है, करेक्टनेस कहलाती है। यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने क्या बना के दिया, और वो कितने % वो उसको अचीव कर रहा है। अगर वो पूरा कर रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम करेक्टनेस होगी, ठीक है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी पूरे सेमेस्टर में, हमारे साथ ये टर्म्स चलेंगी। अब हम इन टर्म्स के अंदर बात करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस क्या थी, टेस्टेबिलिटी क्या थी, कितनी हमारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो था वो फ्लेक्सिबल था, फेलियर्स को वो कैसे डील कर रहा था, इस तरह की हम चीज़ें देखेंगे। अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं क्वालिटी फैक्टर की। वो कहते हैं जी कि हम वेरियस एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, जिनके अंदर हम देखते हैं उसको यूज़ कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट में हम डिफाइन कर देते हैं, और इनको हम क्लासिफाइड भी कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वो कहता है जी हम क्या कहेंगे, ये हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे क्वालिटी के फैक्टर्स हैं। अब इसकी आम सी इसकी ट्रांसलेशन में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये कहना चाह रहा है कि क्वालिटी को जब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हम उनके बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर उसके फंक्शंस क्या होंगे सॉफ्टवेयर के, फॉर इंस्टेंस हम पॉइंट ऑफ सेल एक लेते हैं, वही बिलिंग इंफॉर्मेशन वाला। तो वो करेगा क्या, एक तो हमें सबसे पहले बार कोड रीड करेगा, अगर किसी प्रोडक्ट के पीछे बार कोड लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके। बार कोड रीड करेगा, बार कोड रीड करने के बाद वो देखेगा जी बिल बनाएगा, एक उसकी पूरी इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहा होगा होपफुली, इन्वेंट्री भी एक एट्रीब्यूट्स हो सकता है। फिर उसके बाद वो हमें एक बिल जनरेट करके देगा जो एक हमें प्रिंट की फॉर्म में होगा, ये भी उसका एक एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है। अब उसका यूज़ कैसे होगा, अब वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए। अब ये नहीं है कि बार कोड के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो यूज़र को खुद ऐड करना पड़े। वो मशीन जो बार कोड रीडर वाली मशीन होती है वो उसी से डायरेक्ट स्कैन करे
बार कोड को और उसकी डायरेक्ट जो भी इनपुट है वो स्क्रीन के ऊपर से शो हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये इसका एक यूज़ की एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये आ गई। फिर उसको मेंटेन भी करना है। अब मेंटेनेंस से मतलब ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। हमने उसकी एग्जांपल ली थी, वो हमने उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल्स के साथ भी मैच करके देखा था और हमने सॉफ्टवेयर के साथ भी देखा था। हमने कहा था जी मेंटेनेंस हमारे बहुत मैटर करती है। जब तक आप अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, फिर उसके बाद जितने भी एरर्स, जितनी भी आपको उससे इन्फॉर्म आप वापस आपको मिलता है के लॉग्स मिलते हैं कि आपने ये चीज़ सेट करनी है, आप अगर उसको मेंटेन नहीं करते तो ये आपके लिए भी मसला है, आपके प्रोडक्ट के लिए मसला है। ठीक है, फिर हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करके वो कहता है जी हमने ये जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी इनको हमने डिवाइड कर लिया ताकि हम क्वालिटी को देख सकें कि हमारी क्या चीज़, ये चीज़ क्वालिटी के ऊपर उतर भी रही है या नहीं उतर रही। अब वो डेफिनेशन में भी यही चीज़ थी कि वेरियस एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका यूज़ कैसे क्या है सॉफ्टवेयर का, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या थी। फिर उसके बाद हमने उसको डिफरेंट ग्रुप में मेजर कर लिया। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स आ गए, अब हम इन फैक्टर्स को देखेंगे और इनके ऊपर हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। फिर यहाँ पे आ गया कि हमें इतनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत क्यों थी। वो कहता है जी हमें सर सॉफ्टवेयर पिछली क्वालिटी। स्लाइड में ना एक बात समझ नहीं लगी थी जी जी। सर, उसके ऊपर लिखा होता कि कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंटेंट ग्रुप्स, वो बात जरा हम्म। दोबारा समझा दें। अच्छा, इस कंटेंट ग्रुप का क्लासिफाइड का मतलब यह है कि हम एक चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, हम उनको उनके डिफरेंट फीचर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इधर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर एक बिलिंग के हमने एक एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है, तो वो बिलिंग का जो एट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ बिल्स को ही डील कर रहा होगा। अब वो ये नहीं होगा कि वहाँ से वो दोबारा से हमारी इन्वेंट्री को भी जनरेट कर रहा हो। ठीक है, अगर आपने ये फीचर्स के फॉर इंस्टेंस ये फीचर्स देखे हैं, अगर ये इंसर्ट का फीचर है तो ये हमारी, मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये मुझे किस तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म करके दे रहा है। मैं कोई भी चीज़ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यही चीज़ इंसर्ट के साथ यहाँ पे डिज़ाइन में कोई चीज़ एक रिप्लेस हो जाती तो ये डिफरेंट कंटेंट्स हमने डिवाइड कर लिए हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमने सिमिलर एट्रीब्यूट्स की कैटेगरीज बना के रख ली। ये चीज़ यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है। हम इसको आगे चल के डिवाइड करके हर एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे जी चलते हैं। आगे ये कहता है जी हमें कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर क्वालिटी की ज़रूरत क्यों है। अब उसकी वजह ये है, उसके अंदर क्या आता है कि सब अगर हमें ज़रूरत इसलिए है क्वालिटी के लिए, हम उसकी यूजिबिलिटी को एक्सपेक्ट को बढ़ा सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे। ठीक है, हम उसके अंदर कोई हमारे पास कोई फेलियर आ गया, हम उस फेलियर को सेट कर सकते हैं, वो चीज़ मेंटेनेबिलिटी एक्सपेक्ट के हिसाब से आ गई। ठीक है, इस तरह से वो कहता है जी हमारे पास काफ़ी सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की जो स्टडी है कम्प्रिहेंसिव, हम इसको करते हैं ताकि जो हमारा यूज़र है उसकी पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन हो सके। अब फॉर इंस्टेंस अगर एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, आपने बैंक के अंदर सॉफ्टवेयर लगाया, अगर वो एक दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा डाउन होते हैं, ठीक है, 3 से 4 दफ़ा डाउन होने का मतलब ये है कि उनके कस्टमर को 10 से 15 मिनट और उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से आपको चलाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपने समटाइम्स देखा होगा कि आप जब प्रिंट कर रहे होते हो, अगर मल्टीपल जगह से प्रिंटर के अंदर कमांड आई हो तो आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर उसी जगह पे पैरेलल आपने 3 से 4 प्रिंटर लगाए हो तो आपका वो जो टाइम, वेटिंग टाइम है वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसे ही अगर वही है यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो वो बैंकिंग के एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर बैंक में एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी बैंक का सॉफ्टवेयर जो एक दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा डाउन होता है, ठीक है, तो क्या लोग उसको प्रेफर करेंगे या एज कम्पेयर टू वो बैंक जिसका या तो सर्वर डाउन ही नहीं हो रहा या हो भी रहा है तो वो दिन में एक दफ़ा डाउन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम इनको देख के एक्सपेक्ट को चलेंगे। अब उसके अंदर यूज़र की सबसे पहले आती है कि यूज़र की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास पहला मॉडल आया था, हमने उस मॉडल को अब हम डिफाइन करते हैं। वो मॉडल क्या था मेरे पास, वो था मैकॉल फैक्टर मॉडल। अब ये फैक्टर मॉडल क्या है, ये पहला मॉडल है जिसके ऊपर हम क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं कि हम इसके अंदर जाके डिफाइन करें कि हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ये एक्सपेक्ट होंगे। ठीक है, अब 11 से 15 जो डिफरेंट चीज़ें हैं, अब हमने उनको कैटेगराइज कर दिया मैकॉल फैक्टर मॉडल के मुताबिक। ठीक है, अब वो 11 से जो 15 चीज़ें थी जो मैंने अभी बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डिपेंड कर रही होगी। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है करेक्टनेस, फिर रिलायबिलिटी आती है, फिर एफिशिएंसी, फिर इंटीग्रिटी, फिर यूजिबिलिटी, फिर मेंटेनेबिलिटी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर टेस्टेबिलिटी, फिर पोर्टेबिलिटी, फिर यूजिबिलिटी, फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी, और इसके साथ अप टू सो ऑन, फिर आगे 2-3 चीज़ें और भी हैं वो भी आ जाती हैं।
लेकिन जो मैकाल फैक्टर मॉडल है उसने इन सारी 11 से जो 15 जो चीज़ें थी इन सबको उसने 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो 3 कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज किस क्यों डिवाइड की, उसकी वजह क्या थी? उसमें उसकी वजह ये थी कि उसने कहा जी ये जो डिफरेंट कंटेंट्स थे, ये जो अभी ऊपर एक डेफिनेशन में बात हुई थी क्वालिटी की, कि हम उसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट कंटेंट ग्रुप के अंदर। अब ये डिफरेंट कंटेंट ग्रुप की क्लासिफिकेशन आ गई। सबसे पहले उसने 3 चीज़ों के अंदर कैटेगरी को हमारी डिफाइन कर लिया सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। पहली क्या थी? प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर, कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब उसके ऑपरेशंस के अंदर ये उसने 5 कैटेगरीज लिख दी। अब उन 5 कैटेगरीज में करेक्टनेस की बात होती है कि जो हमारी प्रोडक्ट है क्या वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और वो कितने रिलायबल है। ठीक है, एक टाइम के ऊपर अगर उसके पास 10 से ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं, क्या वो सस्टेन करती है, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 10 से ज़्यादा यूज़र्स को अपने पास एक्सेप्ट करे, या वो डाउन हो जाता है। फिर उसकी एफिशिएंसी है, अब वो कितनी देर के अंदर हमारा कोई एक प्रिंट निकाल के दे रही है, या हमारी कोई एक कमांड को अपने डेटा को अपने पास सेव कर रही है। हो सकता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर हो सकता है वो 1 मिनट के अंदर जाके अपनी पूरी क्यूरी की जो भी हमने डाटा फॉर्म के अंदर फिलअप किया वो उसको जाके सेव करा रहा हो। फिर इसी तरह इंटीग्रिटी उसके अंदर कितनी होगी, और फिर वो यूजिबिलिटी कितनी है। फिर इसी तरह एक और कैटेगरी आ गई जो सिमिलर कैटेगरीज की बात करते हैं, प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर। अब प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर से मतलब क्या है? उसके अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर आता है जी मेंटेन कैसे होगा, अगर कोई एरर आ गया वो मेंटेन कैसे होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे बात आ गई, जो वो बैंकिंग की मैंने सॉफ्टवेयर की एक बात दी थी, अगर कोई फेलियर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, उसको वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। फिर उसके बाद टेस्टेबिलिटी आ गया। फिर जो तीसरी चीज़ थी प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर। अब ट्रांजिशन फैक्टर का मतलब ये है कि अब ट्रांजिशन के अगर आप डेफिनेशन, तो वो यही है कि एक जगह से दूसरी इसके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर जो आपके इस पीसी के ऊपर चल रहा है, या आप अगर एंड्रॉयड की एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड 5 के ऊपर भी चलती है, और वो इतनी होनी चाहिए कि एंड्रॉयड 10 जो लेटेस्ट एंड्रॉयड है वो उसको भी चला एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब एक जो बिल्ड है, अब फॉर इंस्टेंस अब कुछ एप्लीकेशन हैं जो एंड्रॉयड 10 के ऊपर अभी फिलहाल चल रही हैं, लेकिन एंड्रॉयड 11 आ गया। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया, और जैसे ही नया कोई ओएस आए या कोई नई अपडेट आए तो उसके अंदर भी उसके पोर्टेबल होना चाहिए कि वो उसके अंदर भी चल सके। फिर यूजिबिलिटी यहाँ पे बात आती है। फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब ये है कि वो डिफरेंट जगह पे जाके ऑपरेट कर सके। अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास मल्टीपल ओएस हैं, अब तो हाइब्रिड हमारे पास आ गई हैं, एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम एक ही जगह पे ऐप बनाते हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे जाके जब हम उनकी बिल्ड बनाते हैं तो वो डिफरेंट जगहों के ऊपर सपोर्ट कर रही होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस विंडोज़ है और मैक है। अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो दोनों जगह पे अब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इंटरऑपरेटिबिलिटी एक एग्जांपल है। अगर इसी तरह आप देखोगे कैम स्कैनर की एग्जांपल है, वो iOS के अंदर भी अवेलेबल है, वो आपके पास एंड्रॉयड के अंदर भी अवेलेबल है। फिर हम नीचे चलते हैं। अब ये यहाँ पे आपको पता चल गया, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि 11 से जो 15 हमारे पास जो फैक्टर्स है, जो हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात करते हैं कि हम इन फैक्टर्स के ऊपर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। उसके बाद रीयूजिबिलिटी आ जाता है दोबारा से। फिर उसके बाद आ जाता है जी इंटरऑपरेटिबिलिटी। अब हमने इन मैकाल ने जो एक अपना मॉडल डिफाइन किया, उसने कहा जी हम इन सारी चीज़ों को 3 डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिवाइड कर देंगे। पहला क्या था? प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर, सेकंड प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर, थर्ड प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर। अब उसने देखा जी ये डिफरेंट सारी जो चीज़ें पड़ी थी, अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ मेरी प्रोडक्ट ऑपरेशन में आएगी, उन्होंने उसमें वहाँ पे डिफाइन कर दी। फिर रिवीजन के अंदर कुछ चीज़ें डाल दी और कुछ ट्रांजिशन के अंदर डाल के रख दी। अब ये कुछ एक ट्री इस तरह से आपको नजर आ रहा है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? जी जी, हमारे यहाँ पर पोर्टेबिलिटी और जो आपने ऑपरेटेबिलिटी लिखी है, इसके अंदर क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, पोर्टेबिलिटी का मसला फ़र्क मैंने अभी ये बताया था कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो इस पीसी फॉर इंस्टेंस आप मेरा जो पीसी है, मैं इसके ऊपर अगर जैसे ये पावर पॉइंट है, ये मेरे पास चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल एक और सिस्टम के ऊपर जाके अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो ये वहाँ पे जाके भी इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबिलिटी ये होती है। या फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप सेल करता हूँ या बेचना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा डेटा, जो मेरी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल थी, चीज़ें थी, ये एक्सेप्ट करे दूसरे के अंदर जब मैं जाके रखूँ, ये पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, और इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब ये है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म कर सके। अब मैंने उसकी 2 ओएस के हिसाब से आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम 2 ओएस की बात करते हैं, अगर सेम टाइम पे कुछ यूज़र हैं जो मैक यूज़ कर रहे हैं और कुछ यूज़र हैं जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका डेटाबेस सेम हो सकता है। ठीक है,
तो जैसे उसकी एग्जांपल मैंने कैम स्कैनर दिया था, या एक और में अगर हम उसकी एग्जांपल देख लें रियल वर्ल्ड से, तो उसकी एग्जांपल यही है कि अगर हम आपने कभी ऐप यूज़ की हो, OLX वाली ऐप की एग्जांपल ही देख लो, अगर आपने मोबाइल ऐप से ब्राउजर के बजाय मोबाइल ऐप से यूज़ किया हो तो वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रही है ना। अब ये तो नहीं है कि जो मैक का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और तरीके से काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट का किसी और तरीके से काम करता है, ये अभी चल के हम इसको और एक्सप्लोर कर लेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। फिर ये जो आगे अगर आपको ये ट्री नज़र आ रहा हो, मैं इसको एक दफ़ा स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ, ये आपको अगर ट्री नज़र आ रहा हो, इस ट्री के अंदर क्या है, सबसे ऊपर क्या आ जाते हैं हमारे पास, क्वालिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है। एक जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा उसके क्या क्या एक्सपेक्ट, उसकी क्या क्या वो चीज़ें होंगी, कौन से फैक्टर्स होंगे। फिर ये एक ट्री था ओवरऑल, उसके नीचे ये फिर उसकी कुछ जड़ें बनाई हुई हैं कि अगर हम इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, एक क्वालिटी वाला एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं फैक्टर को अगर हम एश्योर करेंगे कि हमारे इन सारे फैक्टर्स के अगर किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। सर ये हर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई हो सकते हैं? हाँ, अब हर सॉफ्टवेयर के ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट ये हर सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए, लेकिन फिर दोबारा से सवाल ये है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिन स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना है हर सूरत के अंदर। सबसे पहले अब वो डिफरेंट मॉडल्स होंगे, अब उन्हीं मॉडल्स के साथ हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी डिफरेंट तरीकों से देखेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, अगर किसी आपने पढ़ा होगा, मोस्टली सब बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ के आएंगे, उसके अंदर अगर आपने फाउंटेन मॉडल पढ़ा होगा, वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें टर्म्स एक ही जगह बार बार रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन उन मॉडल्स के उन्होंने किसी ने कम करेक्टराइज किया होगा, किसी ने ज़्यादा बताया होगा, किसी ने कुछ कम चीज़ें लेकर ज़्यादा चीज़ें कवर अप की होंगी। तो इसी तरह हम डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे भी अपने पास देखेंगे। जो हमारे पास पहला जो मॉडल है उसके अंदर हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज देख ली और हमने उनको डिफाइन करके देख लिया कि ये कैटेगरी के अंदर हमारी ये चीज़ लाई करती है, ठीक है। अगर ये देखो तो ये दोबारा से बता दिया कि प्रोडक्ट ट्रांजिशन के अंदर पोर्टेबिलिटी, यूजिबिलिटी और इंटरऑपरेटिबिलिटी आएगी, और फिर प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर ये 5 चीज़ें आ जाएंगी कि ऑपरेट हमारी कैसे कर रही है, करेक्टनेस भी है उसके अंदर, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है, और इसके अंदर यूजिबिलिटी वगैरह है या नहीं है। इसी तरह फिर प्रोडक्ट का रिवीजन होगा, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये ट्री एक तरह से बना हुआ है। अब प्रोडक्ट का जो है, सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं अपने जो मैकाल फैक्टर मॉडल है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर आता है। अब प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर से क्या आपको लगता है कि क्या होगा अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करना चाहें? ऑपरेशन तो जब प्रोडक्ट ऑपरेट कर रही है तो उसको किस फैक्टर्स के ऊपर पूरा उतरना चाहिए उस टाइम पे? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। अगर हम मैकाल भी यही कहता है कि मैकाल का मॉडल ये कहता है, ये जो 5 डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर्स है ना, जिसके अंदर करेक्टनेस आ जाती है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजिबिलिटी आ जाती है, वो ये कहता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट को भी मीट करे और डायरेक्टली डेली ऑपरेशन के फॉर्म के डेली ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म करने उनको भी मीट करता हो, और जिसके अंदर ये 5 की 5 चीज़ें हैं ये उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अब करेक्टनेस से क्या मतलब है? अब ये करेक्टनेस से क्या मतलब है? करेक्टनेस रिक्वायरमेंट से उसने कहा जी कि उसकी ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब मैंने आपको अभी एक आसान सी पहले बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। करेक्टनेस में ये है कि अगर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या थी? एक तो बिल जनरेट होना चाहिए, दूसरा ये था कि यूज़र को अपना पिछला रिकॉर्ड भी नज़र आना चाहिए कि उसने लास्ट वीक के अंदर कितनी ग्रोसरी की है, या उसने लास्ट वीक के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट उसने परचेज की है। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ईएलओ के ऊपर अगर कोई शॉपिंग करता हो या ऑनलाइन शॉपिंग में किसी भी जगह से कोई स्टोर से कोई चीज़ मंगवाता हो या दराज से मंगवाता हो, तो उसको अपने पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है 1 साल के नज़र आ रहे हैं या 2 साल के, जबकि या जब से उसने शॉपिंग स्टार्ट किया उसको वो रिकॉर्ड नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब करेक्टनेस का हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कुछ जो बड़े बड़े फीचर्स हैं, जो बड़े बड़े एट्रीब्यूट्स होते हैं करेक्टनेस की, अगर हम बात करते हैं, जो उसके अंदर चीज़ें आती हैं वो हमने उसको कैटेगराइज करके इन चीज़ों के अंदर बता दी। पहली क्या है? आउटपुट मिशन, यानी आउटपुट मैच होनी चाहिए। आउटपुट क्या होगी हमारे प्रोग्राम की? अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी आउटपुट नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट नहीं है, पहली बात। फिर आउटपुट आ गई, अब वो आउटपुट कितने % एक्यूरेट थी, ठीक है। अब एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट आउटपुट जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो 4 से 5 फीचर्स काम कर रहा है, जो 4 से 5 आपको चीज़ें करके देता है, लेकिन अब वो जो 4 से 5 चीज़ें करके दे रहा है, अब उनकी एक्यूरेसी क्या है? हो सकता है वो
सम सही ना कर रहा हो बिल को, हो सकता है। अगर मैं बिलिंग की एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट से बिलिंग की बात करें तो आपके बिलिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे वो डिस्काउंट ऐड कर सकता है, ठीक है, उस डिस्काउंट के साथ वो प्रोमो कोड ऐड कर सकता है, प्रोमो कोड ऐड होगा तो वो डिस्काउंट ऐड होगा, इसी तरह वो बिल जनरेट करेगा, ठीक है, इसी तरह वो क्वांटिटी और अपनी इन्वेंट्री को भी मैच कर रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अगर एक्यूरेसी से मतलब ये है कि वो डिस्काउंट तो ऐड कर रहा है, लेकिन अगर क्या वो एक्चुअल डिस्काउंट ऐड भी होता है मेरे रिजल्ट के अंदर, उसके ऊपर मेरी फर्क भी पड़ता है या नहीं पड़ता। हो सकता है वो सिर्फ फिलहाल डिस्काउंट ऊपर ऐड करता हो, लेकिन जब बिल जनरेट होता हो वो डिस्काउंट वहां से काम ही ना करता हो। यहाँ पे आ गया एक तो आउटपुट मिशन ये था कि हमें ये चीजें चाहिए थी और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो कितने % एक्यूरेट कर रहा है, ठीक है। अब एक्यूरेसी की यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अभी इसी से लिहाज से हम कुछ एग्जांपल लेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारा जो आउटपुट थी वो भी पूरी है, एक्यूरेसी भी बिल्कुल मैक्सिमम है। अब ये देखना है कि जो आउटपुट की जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो भी पूरी है या नहीं है। एक्यूरेसी भी आ गई, आउटपुट भी जितनी हमें फीचर्स चाहिए थे वो सारे के सारे हमें मिल रहे हैं, वो एक्यूरेट भी हैं किसी लिहाज से, कंप्लीट, हम पूरे एक्यूरेट नहीं कहते लेकिन वो एक्यूरेट भी है मैक्सिमम पे, ठीक है। लेकिन क्या वो आउटपुट जो हमें दे रहा है इन्फॉर्मेशन, क्या वो पूरी भी है या नहीं है। हो सकता है जो लास्ट में आपने बिल जनरेट किया हो अपने पॉइंट ऑफ सेल से, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट ही लिस्ट डाउन ना हो, आपको टोटल बिल नजर आ रहा हो, डिस्काउंट भी ऐड हो, आपने जितनी परचेजिंग की उनका बिल और डिस्काउंट लगा के आपको टोटल नीचे बिल नजर आ रहा है, लेकिन आपको उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि आपने क्या क्या चीजें अपने परचेज की और ये टोटल बिल किस तरह बना, ठीक है। ये वो बात है। फिर उसके बाद अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आज एक प्रोडक्ट 1000 की है, कल वो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, वो 2000 की हो जाती है, तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ वैल्यू साथ के साथ आपको अपडेट भी करनी चाहिए। अब हो सकता है कि एक यूज़र जो लेकर आया प्रोडक्ट, उसको वहाँ पे लिस्ट डाउन जो पिछले जब उसने बार कोड रीड किया वहाँ पे उसे मिली 1000 रुपये का उसको नजर आया, लेकिन आपका जो अगले काउंटर पे जैसी हो गया वहाँ पे उसको वो प्रोडक्ट 1500 की या 2000 की नजर आती, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि अब जो आप सॉफ्टवेयर है जो अपडेट इन्फॉर्मेशन, यानी डेटाबेस आपका अपडेट होना चाहिए हर तरफ से। फिर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उस बारे में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड होने चाहिए कोडिंग के, फिर सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट करने के, ठीक है। स्टैंडर्ड कोडिंग का मतलब ये है कि आप किसी न किसी एक डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो अप करे हुए, जैसे एजाइल डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। अगर आपने एजाइल डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा होगा, फिर एजाइल होता है, फिर CMM लेवल होते हैं, उसके डिफरेंट लेवल के ऊपर आप जाके कोडिंग के स्टैंडर्ड होते हैं। अब कुछ लोगों आपने अगर किसी आपने मीम्स देखी होंगी, तो बेसिक काम क्या होता है, आपने जाना पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होता है। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान में कोई डिस्टेंस भी नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स ये होते हैं, वो कहते हैं जी आप पॉइंट ए से बी डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको बी के पास जाना पड़ेगा, बी को जाना पड़ेगा डी के पास, डी से होकर आपको सी के पास, फिर आप ए के पास जा सकते हो, ठीक है। ये एक पूरा साइकिल होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, आपको इनको फॉलो करके आना होता है। फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ, तो अब हमने करेक्टनेस की सबसे पहले बात की, हमने करेक्टनेस की बात, जी सर जैसे कुछ मतलब सॉफ्टवेयर में फॉर्म्स वगैरह जो होती है फिल करने होते हैं, जिसमें डेट की केस में ऐसे इशू होता है कि पहले वो कह रहा होता है कि सिर्फ ईयर सेलेक्ट करो, फिर कुछ मंथ सेलेक्ट करो, फिर डे सेलेक्ट करो, ऐसे मतलब कि काउंटर किया है ये वाला इशू। ये तो उन्होंने ना काउंटर नहीं, वो तो एक एग्जांपल है, वो उन्होंने कुछ बना दिया, वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी कि इस तरह से हम यूजर से करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। वो एक पूरी स्टडी पड़ी हुई है कि हम पहले ईयर ऐड करवाएंगे तो इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। वो स्टडी इसलिए दी हुई है, अगर वो स्टैंडर्ड इसलिए फॉलो करें क्योंकि पहले जब लोग ऐड करते थे तो वो जैसे हम मैनुअल अटेंडेंस नहीं लिखते, डेट लिखते हैं, तो वो पहले ऐसे ऐड करने का उनके पास ऑप्शन होता था, तो वो समटाइम्स लोग गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते, तो वो फिर स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया कि ह्यूमन साइकी है, उससे हम 1 बाय 1 इस तरह से काम करवाएंगे तो वो होपफुली करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही ऐड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने करेक्टनेस की बात की, तो करेक्टनेस के अंदर हमने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी फैक्टर जो पहला था प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर, वो पहला क्या था, करेक्टनेस थी। अब हमने उस करेक्टनेस को हमने ये अपने 5 से 6 फीचर्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। अब ने कहा जी करेक्टनेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी आउटपुट मैच करनी चाहिए, फिर वो आउटपुट जो आई उसके आउटपुट मिशन होना चाहिए। मिशन का मतलब आउटपुट मिशन से यही था कि यूजर की रिक्वायरमेंट और आपने जो प्रोडक्ट बना के दी वो कितने उसके अंदर आपने उनकी रिक्वायरमेंट को मीट भी किया कि या नहीं किया। अगर कर भी लिया तो फिर वो कितने % एक्यूरेट था, एक्यूरेट हो गया, क्या वो एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट होने के साथ क्या वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था,
फिर उसके बाद वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन थी उसके पास, फिर अवेलेबिलिटी थी, और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जो आपने स्टैंडर्ड है कोडिंग के वो फॉलोअप करने हैं, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है हर चीज़ों को, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। आप दोबारा अगर कोई अब नया डेवलपर हायर करते हो, कोई और भी चीज़ है आप देखते हो, अगर आपको कोई एक मेंटेनेंस के दौरान पे कोई एक एरर मिलता है, तो आपने अगर स्टैंडर्ड कोडिंग के फॉलोअप किए होंगे, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया होगा, तो आप जाके उस एरर को विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। हम अगर करेक्टनेस की बात करते थे कि ये चीज़ आ गई। अच्छा, करेक्टनेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मैं कुछ करेक्टनेस की और एग्जांपल्स बताता हूँ। पहली एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डिफाइंड लिस्ट थी जिसके अंदर हमने 11 डिफरेंट टाइप के हमने रिपोर्ट जनरेट कर दी। 4 जो रिपोर्ट्स थी वो स्टैंडर्ड लेटर साइज की थी, जो सारे के सारे मेंबर्स को शो नहीं थी, और 8 जो डिफरेंट रिपोर्ट्स थी वो हमने कहा जी वो हम क्यूरीज के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी अगर रिपोर्ट्स जो हैं यूज़र को शो भी होनी चाहिए अगर यूज़र डिमांड करता है। अगर ये क्या था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल रिपोर्ट्स कितनी थी, 11। ठीक है, 8 यूज़र की क्यूरीज की थी, और जो 4 थी वो क्या होनी थी कि वो जो सब मेंबर्स हैं, जो सारों को जो म्यूचुअली सबको वो नज़र आनी चाहिए, यानी जो बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब आपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया वो 11 की 11 तो रिपोर्टें बना रहा था, लेकिन हो सकता है अब उसकी 11 की 11 रिपोर्टें कितनी ठीक थी, वो उसकी एक्यूरेसी आ गई। अब कंप्लीटनेस इंफॉर्मेशन में क्या है कि वो 11 की 11 में क्या वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे भी रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, ये बात ही। अब हम यहाँ पे अपने इसको करेक्टनेस को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, रिलायबिलिटी आ जाती है। अब रिलायबिलिटी के अंदर फेलियर्स की बात आ जाती है। ठीक है, वो कितना आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना रिलायबल है। ठीक है, अब रिलायबल से मतलब ये क्या है कि अगर उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं, कोई फेलियर आ जाता है आपकी प्रोडक्ट में, तो वो क्या उसको काउंटर कैसे करेगा, उसको चलाएगा कैसे। अब इसकी डेफिनेशन कुछ आसानी से ये लिखी हुई है कि रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डील विद द फेलियर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज। रिलायबिलिटी ये है कि आप उसको डील करना चाहिए आपके प्रोग्राम को, अगर उसके अंदर कोई फेलियर आ जाता है, कोई प्रोडक्ट कोडिंग कोई रिपोर्टिंग फेलियर, कोई किसी और तरह का फेलियर है, तो वो उसको काउंटर कर सके। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसके अलाउ होना चाहिए, दे डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउड सॉफ्टवेयर सिस्टम फेलियर रेट एंड कैन रेफर द एंटायर सिस्टम और टू वन और मोर ऑफ इट्स सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, अब अगर किसी जगह पे वो बात करता है जी हमारे पास फेलियर आ जाता है, ठीक है, तो उसको इनकाउंटर करना चाहिए, डील करना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल क्या थी, अगर हम हार्ट मॉनिटरिंग यूनिट देखें जो आईसीयूज के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, जब वो पहले 20 साल पहले जब बनाए गए थे ना, तो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी थी कि कोई एक आधा ना खराब हो सकता है, इतनी एक्यूरेसी या इतनी उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर फॉर इंस्टेंस 100 में से कोई एक आधा एरर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब तो ये बात चली गई है मिलियंस के ऊपर चली गया। अगर 1 मिलियन केसेस आते हैं तो 1 मिलियन में से मिनिमम मतलब 1 या 2 जो होंगे हमारे, उनके ऊपर अगर एरर आ सकता है, इतना चांसेस उन्होंने रखे हुए हैं। रिलायबिलिटी इतना रिलायबल किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये हार्ट मॉनिटरिंग यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो देखा होगा ईसीजी वाली अगर एग्जांपल्स देखी होगी तो आपने देखा होगा वो मैक्सिमम रिलायबल होती हैं। इसी तरह अगर जेट जो है हमारा रेडार सिस्टम है, अगर वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसके अंदर डिले आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, हो सकता है कोई बड़ा इंसिडेंट हो सके। ठीक है, हो सकता है हमारा जो जेट है वो अपना कनेक्शन लॉस्ट करके रेडार से आउट ऑफ हो सके या डिसकनेक्शन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बात आती है रिलायबिलिटी की। यहाँ पे जहाँ पे हमें रिजिड स्पेसिफिक टाइम चाहिए होगा, तो हमें वहाँ पे मिनिमम टाइम कॉन्स्टेंट होंगे, यानी अगर जैसे रेडार की एग्जांपल दी, ये हम बात करें रिलायबिलिटी की, आपको रिलायबल होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको नीचे एक पर्सन नज़र आ रहा है जो एक वायर के ऊपर वॉक करता हुआ जा रहा है, ठीक है, अगर ये वायर जो है ये अगर उसका वेट नहीं उठा सकती, तो नीचे उसको नज़र आ रहे हैं आपको इमेज के अंदर काफ़ी सारे मगरमच्छ पड़े हुए हैं, जैसे ही वो पानी में गिरेगा हो सकता है वो उसको खा ले। ठीक है, अब अगर ये वायर उसका इतनी रिलायबल है कि वो उसका वेट उठा सकती है, तो ये यहाँ से जो भी एग्जीबिशन दिखा रहा है वो यहाँ से मूव करके दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं एफिशिएंसी, अब हमारी ये जो अगला तीसरा पॉइंट था ये हम एफिशिएंसी के हिसाब से देखते हैं। अब एफिशिएंसी के हिसाब का मतलब यह है कि आपका जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, सारे के सारे फंक्शन वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी जितनी भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी आपके सॉफ्टवेयर की, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, क्या वो उनके ऊपर पूरा उतर रहा है भी है नहीं उतर रहा।
ठीक है। अब इसको एफिशिएंसी को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग कंपैटिबिलिटी होती है हम उसको करते हैं मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये मिप्स आर्किटेक्चर होता है, अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगर कोई कोर्स पढ़ा हो, मिप्स और सिस्क एक दो चीज़ें होती हैं। अच्छा खैर, ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम उसको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अगर हम हार्डवेयर कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम उसको जज करते हैं। अब वो कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड पे लेगा। अब इसकी एग्जांपल ये है एफिशिएंसी की कि हमारे पास बुक के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो उसने दो तरह की एग्जांपल, एक एग्जांपल बताई हुई है। वो कहते हैं जी कि एक बंदा है, सॉफ्टवेयर चेन है उसकी, तो वो उसकी बिडिंग करवाना चाह रहा है अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। तो वहाँ पे दो डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। वो सेम कंप्यूटर्स के ऊपर चाहता है कि उसके सेम कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है, उसकी हेडक्वार्टर में भी सेम होने चाहिए और उसकी ब्रांचेस में भी सेम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। जो ब्रांच के कंप्यूटर हैं उनकी 20 GB स्पेस होनी चाहिए और जो हेड ऑफिस का जो कंप्यूटर है उसका 100 GB होना चाहिए। एक तो बिड उसके पास ये आती है। बिड में क्या होता है कि 20 GB स्पेस वो देंगे उसके स्टोर्स के लिए, 100 GB स्पेस वो उसको देंगे उसके हेड ऑफिस के लिए, ठीक है। और एक और बिड ये आती है कि वो 10 GB देंगे उसको उसके ब्रांच के लिए और 30 GB देंगे उसके ऑफिस के लिए, ठीक है। ये दो डिफरेंट बिड्स आई। अब आपने इसको देखना इस तरह से है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अब जो बिड ए थी, जो 20 GB ब्रांच पे दे रहे थे और 100 GB वो दे रहे थे हेड ऑफिस में, उनके पास कम्युनिकेशन लाइन थी, 3 डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइन थी। या आप इसको एग्जांपल ले लो, उनके पास जो इंटरनेट कनेक्शन था या उनका जो कनेक्शन डेटाबेस के साथ था, उनका जो था वो 10 GB पर सेकंड के हिसाब से था। ये 10 MB पर सेकंड के हिसाब से वो दे रहे थे कि वो हर सेकंड के अंदर 10 MB डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और ला भी सकते हैं, अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और जो दूसरी बिट थी जो दे रही थी 20 GB और मिनिमम यानी 10 GB और 30 GB, पहले वाले 20 और 100, दूसरे वाले 10 और 30। पहले वाले जो थे वो 10 Mbps दे रहे थे और दूसरे वाले जो मिनिमम स्पेस दे रहे थे उनकी जो स्पीड थी वो 50 Mbps दे रहे थे, ठीक है। और चेन क्या है, स्टोर की चेन है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये है, दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर होगी? तो जिसका स्टोर वो ज्यादा है स्पीड वाला। हाँ, जाहिर सी बात है जिसकी ज्यादा स्पीड है, ठीक है। सर अब एक यहाँ चीज पे क्योंकि हमने सर एफिशिएंसी को हम लोग आमतौर पे जैसे पहले भी अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या आईएसडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था हमने, उसके अंदर हम इसे स्टेट कर रहे थे कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से कॉस्ट होती है जो कि एक सर्टेन टास्क करने में लगती है हमें। बट यहाँ पर डेफिनेशन टोटली डिफरेंट नहीं बन रही। नहीं, बिल्कुल ये वो डेफिनेशन इसी के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। अब एफिशिएंसी मैंने अभी पहले ये बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई होने चाहिए और मिनिमम टाइम के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर मैंने उसकी एग्जांपल दी कि आपके पास अगर बिड होती है, ठीक है, तो आपने बिड की वो दो तरह की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब एफिशिएंट कौन सा होगा? जिसका मैक्सिमम आपके पास डाटा ट्रांसफर है, जो आपको एक मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आपको काम करके दे रहा है, ठीक है। बात समझिए या दोबारा एक दफा रिपीट करूं? नहीं सर हो गया वो, अगर टाइम वाली बात क्योंकि मैंने सुनी नहीं शायद, तो उसका अब आएगा। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि एफिशिएंसी जो रिक्वायरमेंट है वो डील करती है डायरेक्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ, ताकि वो परफॉर्म कर सके अपने सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, और जितनी फंक्शंस कौन से जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंटीग्रिटी की। अब ये बात करते हैं जी, हम यहाँ पे ये कहता है जी जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये डील करेगा सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। अब हो सकता है वो मालवेयर फ्री होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन इसके अंदर अलाउ नहीं होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहा था, अब हमारी क्लास हो रही है यहाँ पे टीम्स के ऊपर, मैंने इसको वैसे अलाउ किया हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी बंदा है वो क्या कर सकता है, हमारी लॉबी को बाईपास कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बाईपास नहीं करता, मैं इसके ऊपर अथॉरिटी चेक लगा देता हूँ कि पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा फिर कोई एक बंदा इसके अंदर आएगा। अब यही बात सिमिलर जाकर अप्लाई होती है इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी के साथ भी डील करे। उसके अंदर एक तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए अनऑथराइज्ड पर्सन की, ठीक है, और उसके अलावा जो यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो कोई दूसरा यूजर ना पढ़ सके, ठीक है।
ये कुछ चीजें जो इंटीग्रिटी के अंदर आती हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो कहता है जी डिफाइन कैसे करते हैं, ये डील करेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम की सिक्योरिटी के साथ, जिसके अंदर क्या होगा कि रिक्वायरमेंट्स जो होंगी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ वो डील नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी जो पर्सनल है वो अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड कर सकें, एडिट ना कर सकें, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आप यूसीबी के जीपीए सिर्फ आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास ये एक्सेस हो कि वो जाके अपना जीपीए भी एडिट कर सके, ठीक है, तो ये क्या होगा, सीएमएस का एक बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। बात समझ आ गई। तो और ये उसके बाद ये लिखा हुआ कि लिमिटेड जो लोग हैं वही सिर्फ डेटा को राइट भी कर सकें। बात समझ आ गई है। जैसे अगर मैं आपका क्विज ऐड कर सकता हूँ, मार्क्स चेंज कर सकता हूँ, क्विज के ऐड करके कर सकता हूँ। अगर यही एक्सेस आप लोगों के पास चली जाए तो आप लोग क्या करोगे, अपनी मर्जी से उसके अंदर नंबर ऐड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पे बात आ जाती है इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिबिलिटी। फिर उसके बाद यूजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना आसान है, ठीक है। आपने नए यूजर्स को ट्रेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने चीज़ों को बड़े आसान से बनाया हुआ है कि अगर कोई एक आम सा बंदा उसको डॉक्यूमेंट उसको मिल जाता है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट रीड करके भी उसको यूज़ कर सकता है। या हो सकता है अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर नए सॉफ्टवेयर अब हमारे पास जैसे पुलिस के डिपार्टमेंट में हमारे पास सॉफ्टवेयर है। जब भी एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, मैं पुलिस वाली एग्जांपल देता हूँ, जब भी हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसकी एक पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अब प्रॉपर ट्रेनिंग से मतलब ये है कि आपको उसको यूजर को बताना पड़ता है कि आप इस जगह से या इस एट्रीब्यूट से आप क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपने रिपोर्ट्स अगर जनरेट करनी है वो आपको किस टैब से मिलेंगी या आपको किस जगह से मिलेंगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन या डेटा ऐड करना है किसी का, तो आप वो डेटा ऐड कहाँ से करोगे। आपने किसी का रिकॉर्ड एडिट करना है तो आप रिकॉर्ड एडिट कहाँ से करोगे, ठीक है। सबसे पहले उसकी यूजिबिलिटी की, उसको यूज करने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो दी कैसे जाती है, इसकी लिखा हुआ है कि यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास क्या आता है कि आप उसके स्कोप डिफाइन करते हो रिसोर्सेज के मुताबिक। आपको नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। जो नया एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर इसी की एग्जांपल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ नहीं है, फाइनल ईयर FYP की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये ज़्यादा आसान हो गया आप लोगों के लिए। अब हो सकता है एक बच्चे ने SRS बनाई हो, उसने डॉक्यूमेंटेशन की हो स्टार्ट से लेके एंड तक, उसने अपना स्कोप डिफाइन किया प्रोजेक्ट का। जब आपका एक और दूसरा जो ग्रुप पार्टनर है वो जब उसकी कोडिंग करने बैठेगा, जब उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, तो वो अपनी स्कोप की रिक्वायरमेंट्स देखेगा और उसको बनाएगा, ठीक है। अब अगर वो उन चीज़ों को नहीं बना पा रहा या वो अपनी एक नई चीज़ खुद से बना के बैठ जाता है, ठीक है, जब वो जिसने रिक्वायरमेंट बनाई है, जब वो उसके प्रोडक्ट को चेक करेगा या चला के देखता है, वो कहता है यार ये आपने क्या बना दिया है, जो रिक्वायरमेंट थी वो तो चीज़ आई नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेम सिमिलर वही एक्सपेक्ट के अंदर बात हो रही है कि आप क्या कहते हो कि नए स्टाफ को आपने ट्रेन करना है, ठीक है, कि वो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकें। ये ना हो कि जो आपके पास एक आपने सॉफ्टवेयर तो बना के दे दिया, अब यूज़र को दे दिया, यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और कंपनी में सिर्फ 2 से 3 लोगों को ही पता है, जो उन लोगों को पता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया उसी को यूज़ करना आ रहा होगा, ठीक है। अगर CMS की एग्जांपल थी, आप जब नए सेमेस्टर में आए थे तो मेरे ख्याल से अभी तो ITC के जो बच्चे नए आए हैं उन सबको CMS यूज़ करना भी सिखाया जाता है क्लास के अंदर। उनको ईमेल लिखनी सिखाई जाती है कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है, ईमेल का टेक्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ईमेल की बॉडी क्या होती है, ये सारा कुछ लिखना सिखाया जाता है, उनको यूज़ करनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट अगर हम यूजिबिलिटी की बात करें तो ये भी हमारी किसके अंदर आ रही है, प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर आ रही है। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है यूजिबिलिटी की, अगर आप इसको रीड कर लो कि लिखा हुआ यूजिबिलिटी, कूल, दैट्स व्हेन यू मेक साइट इजियर टू यूज, राइट, एंड हाउ डू यू डू, उसने लिखा हुआ कि आप ये कैसे करोगे, कि आप एक जो चीज़ है आप वो कैसे ऐड करोगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये थी कि वो OLX के ऊपर हमने वो OLX वाला जब हमने फॉर्म फिल किया था, अभी ये डेट वाला भी आपने पूछा था कि अगर हम 1 बाय 1 स्टेप के ऊपर डेट ऐड करते जाएंगे चीज़ें, अगर वहाँ पे लिखा होता कि डेट ऑफ बर्थ फॉर्म के ऊपर फलाने सेक्शन के अंदर ऐड करो और आपको अपना नाम जो ऐड करना है वो बिल्कुल स्टार्ट में जाके कहीं पे जाके आपको ऐड करना था, आपको जो भी आपका बायोडाटा फॉर्म था वो आपको एक ही जगह पे आपको मिल गया, जिसकी वजह से आपने डेटा ऐड कर लिया, यानी ईजी टू यूज़ था। फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास मैकॉल फैक्टर जो सेकंड कैटेगरी आती है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रिवीजन आती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट रिवीजन के ऊपर जाने से पहले अब मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, अगर मैं वो आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सी एग्जांपल किस चीज़ के अंदर लाई करती है, क्या ये करेक्टनेस की बात हो रही है या ये हमारी रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है या हम रिलायबिलिटी की बात करें या हम किस चीज़ की बात करें। अगर सबसे पहले जो मेरी एग्जांपल है,
अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। अगर एक इसकी मैं देता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास, एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, अगर मेरी सारों को आवाज़ आ रही होगी, आपने ये बताना है कि एग्जांपल ये किस चीज़ के अंदर लाइक करती है। एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट है, आपने एक नया हेल्प डेस्क सिस्टम बनाना है। हेल्प डेस्क सिस्टम जो है, आपको ये पता होगा, अगर जैसे आप एसएससी जाते होंगे, वहाँ पे वो आपका डेटा ऐड करके जो भी आपके मसले होंगे वो आपके सॉल्व करते होंगे, ठीक है। हेल्प डेस्क सिस्टम है एक, और वो है क्या, होम अप्लायंसेस सर्विसेज का, ठीक है। होम अप्लायंस सर्विसेज के अंदर फैन, लाइट, बल्ब, ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ ये हैं। एक तो ये है कि जो स्टाफ मेंबर है ना, वो कम से कम 60 कॉल्स को एक दिन के अंदर, 60 कॉल्स को पर डे के हिसाब से वो हैंडल कर सके, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने क्या काम करना है, नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, ठीक है। और उनकी जो ट्रेनिंग है उस सॉफ्टवेयर को समझाने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 दिन से मतलब ये है कि आपने 8 घंटे एक दिन में उनको ट्रेन करना है, यानी 16 घंटे आपके मैक्सिमम होने चाहिए जब आप उनको नए यूज़र्स को या नए एम्प्लॉयज़ को आप जब सॉफ्टवेयर समझा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, तो ये किस चीज़ के अंदर आएगी, अगर आप 2 दिनों के अंदर एक बंदे को, एक नया एम्प्लॉय हायर किया, आपने उसको सॉफ्टवेयर समझाया, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी ये है कि वो एक दिन के अंदर मिनिमम 60 कॉल्स को डील कर सकता है। जैसे ही 2 दिन की ट्रेनिंग की आपने नए एम्प्लॉय की, तीसरे दिन यानी 16 घंटे की ट्रेनिंग के बाद जैसे ही एम्प्लॉय को आपने तीसरे दिन उसको सीट पे बिठाया, तो वो तीसरे दिन से मिनिमम 45 कॉल्स अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसके अंदर लाई करती है, क्या ये एग्जाम्पल यूजिबिलिटी के अंदर आती है, या ये करेक्टनेस के अंदर आती है, या ये आती है हमारे पास रिलायबिलिटी के अंदर आती है, या एफिशिएंसी के अंदर आती है? एफिशिएंसी के, और ये एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी के अंदर आती है। अच्छा, अब अगर रिलायबिलिटी पे, अच्छा, अगर हम बात करते हैं, जिन बच्चों ने यूजिबिलिटी की बात की, एक तो यूजिबिलिटी की अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि इजी टू यूज होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक तो एफिशिएंसी की, यहाँ पे एग्जैक्ट बात यह है कि वो एफिशिएंसी करती है। अब एफिशिएंसी का मतलब यह है कि वो 60 कॉल्स पर डे, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो 60 कॉल्स पर डे मिनिमम ले सके, इतना वो रिलायबल होना चाहिए कि वो इस चीज़ को ले सके। अब ये 3 चीज़ों के अंदर आता है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात इस तरह से करेंगे, जब हम उसकी एक्यूरेसी देखेंगे, क्या वो 60 ले रहे भी रहा है या नहीं ले रहा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कैटेगरी को, इस एग्जांपल को, तो ये रिलायबिलिटी के अंदर लाई करती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं यूजिबिलिटी के हिसाब से, जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि वो ट्रेन हो, मिनिमम 16 घंटे ले, यानी 2 दिन के अंदर वो बंदा ट्रेन हो जाए, अगले दिन से वो 45 कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दे, ये किसके अंदर आ जाएगी? अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये यूजिबिलिटी के अंदर आ जाएगी हमारी एग्जांपल, ठीक है। और हमारी करेक्टनेस की एग्जांपल कहाँ पे आएगी कि हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया, 60 की कॉल्स मिनिमम वो अटेंड करता था, और क्या वो 60 की कॉल्स उठा भी रहा है या अटेंड करने के काबिल है भी या नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमने डिफरेंट एक्सपर्ट के हिसाब से हमने एक सॉफ्टवेयर को देख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो पूछो, वरना हम प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं, तो जिनकी हम बात करते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट रिवाइज फैक्टर्स होंगे, जिसके अंदर हमने मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टिबिलिटी को हमने कैटेगराइज कर दिया रिवीजन के अंदर। अब ये रिवीजन के मतलब क्या है? अब रिवीजन से यही मतलब है कि कोई ना कोई आपके पास बग आएगा, कोई ना कोई लॉग आएगा, कोई ना कोई आपके पास हेल्प डेस्क के ऊपर आपके पास कोई ना कोई क्वेरी आएगी जिसको आप सॉल्व करोगे और उसको आप मेंटेन करोगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर पीछे से कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना है यूजिबिलिटी से या करेक्टनेस से या किसी भी चीज़ से, एफिशिएंसी से, तो वो पूछ सकता है, वरना हम आगे अगले इसके ऊपर जंप करके चलते हैं, ठीक है। चलें जी, अब मेंटेनेबिलिटी की सबसे पहले बात आ जाती है। अगर आप देखो तो हमने अभी फिलहाल, अगर मैं इसको देखें, हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ऑपरेशन देख लिया। अब प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें थी, वो हमने 1 बाय 1 करके भी देख ली, और लास्ट में हमने एक एग्जांपल ली जिसको हमने डिफरेंट हिसाब से भी देख लिया, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ, प्रोडक्ट रिवीजन के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट रिवीजन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो प्रोडक्ट रिवीजन थी। अब प्रोडक्ट रिवीजन से क्या मतलब है, मैकाल का जो है क्वालिटी फैक्टर मॉडल है, वो क्या कहता है कि
हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इतना मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाद में हम उसको अपडेट भी कर सकें। कोई हमने उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड, एडिशनल फीचर ऐड करना हो तो अपने अंदर उस फीचर को ऐड करने हमें अलाउ भी कर सके। हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है, क्वालिटी हमारे सॉफ्टवेयर की इस तरह से डिफाइन करनी है कि हमारा जो एक सॉफ्टवेयर था वो हम उसके अंदर कोई चीज़ अपडेट भी कर सकें, ऐड भी कर सकें, उसके अंदर से कोई चीज़ हम निकाल भी सकें, ठीक है, बगैर किसी और चीज़ को छेड़े, सॉफ्टवेयर की किसी और रिक्वायरमेंट को छेड़े, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा चल रहा है उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, हम उसको रिमूव भी कर सकें, ठीक है, और उसको हम इन्हांस भी कर सकें। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर आपको आइडिया हो गया रिवीजन प्रोडक्ट फैक्टर्स के हिसाब से, तो हम मैकाल का जो फैक्टर है उसका सेकंड कैटेगरी क्या कहती है कि हमने इतना सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफाइन करें, इस बेस के ऊपर डिफाइन करें कि हमारी जो वो है वो आसानी से मेंटेन भी हो सके, उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, कोई एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फीचर है ऐड या डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी उसके अंदर हो सके, ठीक है। इतना उसको वो होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर सके इन एडिशंस को, ठीक है, और एग्जिस्टिंग यानी बगैर पिछली रिक्वायरमेंट्स को छेड़े, ठीक है। जब हम नई रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे तो वो पिछली रिक्वायरमेंट्स को ना खराब करे, नई रिक्वायरमेंट्स को वो अपने अंदर ऐड कर सके, ठीक है। तो हम वो क्या कहते हैं जी, उसको उन 3 चीज़ों के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया। पहली तो मेंटेनेबिलिटी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी, वो आगे चलते हैं, फिर आप देख मेंटेनेबिलिटी के अंदर वो बात करता है जी, मेंटेनेबिलिटी है क्या? मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन द एफर्ट्स दैट विल बी नीड बाय द यूजर एंड मेंटेनेंस पर्सनल टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर सॉफ्टवेयर फेल, ठीक है। वो कहते हैं जी रीजन को ढूंढना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा फेल क्यों हुआ। मेंटेन कर रहा है ना सॉफ्टवेयर को। अगर हम एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे पास एग्जांपल है कोई एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपके अप्लायंसेस ठीक करता है, यानी बिजली का काम करता है, एक बंदा है जो बिजली का काम करता है। जब तक आप उसे बताओगे नहीं फेलियर किस जगह पे आया, आपकी ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही, या ये लाइट ऑन होती है तो ये किस जगह से ऑन होती है, ठीक है, जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे वो तो पूरे का पूरा घर में जहाँ जहाँ बिजली की चीज़ें लगी हुई है वो सबको 1 बाय 1 चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप क्या करते हो मेंटेनेबिलिटी के अंदर आप यूजर और जो है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, या उनकी मेंटेनेंस की जो टीम थी, वो क्या करती है, आपस में डिस्कशन करती है कि सॉफ्टवेयर किस जगह पे फेल हुआ, ताकि उस सॉफ्टवेयर को वहां से उसके फेलियर को रिमूव किया जा सके और उसकी जो करेक्टनेस है उस सॉफ्टवेयर की उसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ गई करेक्टनेस की, टू वेरीफाई द सक्सेस ऑफ करेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या किया, फेलियर। मेंटेन करना है ना सॉफ्टवेयर, जब तक उस सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर नहीं आएगा, हो सकता है मेंटेनेंस अब डिफरेंट टाइप की है। अब मेंटेनेंस में पहली चीज़ आ रही है कि आपका कहीं पे फेलियर आ गया, आपने उसको क्या करना है, ठीक करना है। अब फिर उसके बाद उसने बता दिया, ये इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन नीचे लिखा हुआ है कि ये जो फैक्टर्स रिक्वायरमेंट हैं ये स्ट्रक्चर की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंटरनल प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एंड द प्रोग्रामर्स मैनुअल अमंग द अदर आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे वो हमने करेक्टनेस के अंदर लास्ट जो पॉइंट देखा था वो हमने यही देखा था कि कोई कोडिंग का स्टैंडर्ड होगा और उसको हम डॉक्यूमेंट करते जाएंगे। बात समझ आ गई? अब मैंने उसकी वहां पे भी एग्जांपल दी थी, अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते और कोड को डॉक्यूमेंट नहीं करते या लिखते नहीं हो तो हो सकता है जब नया डेवलपर है उसको वो कोड ही समझना है कि आपने ये अगर ये फीचर ऐड किया था तो आपने किस जगह से ऐड किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? मेंटेनेबिलिटी यहाँ पे हमारी आ गई। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की आ गई। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इतना वो एडाप्टिव होना चाहिए कि वो चीज़ों को ऐड कर सके। मैंने आपको अभी बताया कि वो अपनी चीज़ों को ऐड कर सके। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सके, यानी एडिशनल फीचर्स ऐड कर सके बगैर पिछले फीचर्स को छेड़े। ये ना हो कि एक नया फीचर हम ऐड करने लगे थे वो पिछले सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। बात समझ आ गई? वो एडाप्टिव का मतलब यही होता है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। अब यहाँ पे वो कहता है जी कैपेबिलिटीज़ और एफर्ट जो रिक्वायर होती हैं, the capabilities and efforts required to support adaptive maintenance activities are covered by the flexibility requirement. These include resources, उनके अंदर resources आ सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ सकता है सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकता है जो डिफरेंट कस्टमर के लिए हो, सेम ट्रेड के लिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ कस्टमर ऑफ सेम ट्रेड, ठीक है, जैसे B2B वेबसाइट्स हैं। उसके बाद वेरियस एक्सटेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके और डिफरेंट रेंज हो उसके अंदर प्रोडक्ट्स और सो ऑन। इसने इसकी यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि इस तरह से हम चलते हुए जाएंगे, हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद उसने बताया कि जो फैक्टर्स हैं ये सपोर्टिव भी होने चाहिए मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। अब ये ना हो कि अब ये फैक्टर्स मेंटेन, जब हमने एक एडिशनल ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने देख लिया,
अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब हम मेंटेन करने लगे तो हमारे पिछले सारे के सारे फीचर्स दोबारा से वही बात आ गई, वो डिस्टर्ब ना होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टेबिलिटी आ गई, आपने फीचर्स ऐड कर, फ्लेक्सिबिलिटी की कोई एग्जांपल जो आप बता रहे थे, एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे? अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी की मैं दोबारा से आपको एग्जांपल, अब मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल ना टीटीएस सिस्टम से देता हूँ, जो टीचर स्पोर्ट सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे सीएमएस में हमारे पास एक स्पोर्ट सिस्टम है, एम्प्लॉय पोर्टल होता है, हम जिसके अंदर अटेंडेंस वगैरह ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखता हूँ कि हमारे पास अगर एक जो सीएमएस है, फॉर एग्जांपल सीएमएस के ऊपर क्या होता है, मैं आपके क्विजेज ऐड कर सकता हूँ, आपके ग्रेड ऐड कर सकता हूँ, मैं आपका रिजल्ट ऐड कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। और एंड पे क्या होता है, आप लोगों के जितने भी रिजल्ट है वो ग्रेड आप लोगों को शो हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रेड शो हो जाते हैं, ठीक है। अब उसकी रिक्वायरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ये है कि वो जो है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो सारों के लिए है, वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है, वो सेकंड सेमेस्टर के लिए, ये नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अलग से उस सॉफ्टवेयर के अंदर सीएमएस के अंदर ऐड हो रहे हैं, सेकंड से अलग से हो रहे हैं, सबके अलग। अब ये क्या है, मेरे पास वो पोर्टल है, मैं उसके ऊपर सेमेस्टर के अंदर जाता हूँ, जो भी मुझे कोर्स मिला हुआ है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर चीज़ें ऐड करता हूँ, वो चल जाता है। यहाँ पे पहली एग्जांपल आ गई फ्लेक्सिबिलिटी की, आ गई कि वो सब सेमेस्टर के लिए, वो बैचलर वो सीएस के लिए भी है, वही सीएमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी है, वही सीएमएस पीएचडी और एमएस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। पहली यहाँ पे बात समझ आ गई, सीएमएस एक ही है, लेकिन वो डील किस तरह के कर रहा है, 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के बच्चों को भी सीएमएस डील कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एफओआईटी की बात नहीं करते, अगर हम चल जाते हैं बीबीए में, बीबीए वाले भी सीएमएस यूज कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये ना हो कि बीबीए के लिए अलग से सॉफ्टवेयर सीएमएस बना हुआ है, अलग से चल रहा है पोर्टल, उनका ग्रेडिंग क्राइटेरिया कुछ और, वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया कि अगर हम रिपोर्ट्स करना चाह रहे हैं तो हम रिपोर्ट्स भी जनरेट करके दे सकते हैं। किसी बच्चे का रिजल्ट प्रिंट करना है या हमने पूरी क्लास का रिजल्ट प्रिंट करना है तो वो हमारे पास वो भी फीचर हो सकता है, ठीक है। अब इधर क्या है कि रिजल्ट की जो एक्सेस है वो मेरे पास है, आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। अब ये भी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या आप रिजल्ट भी ना देख सको। यहाँ तक बात समझ आ गई? या दोबारा से इसको एक दफा दोबारा किसी और। सर बस ये मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी से मुराद थी ना, वो बेसिकली कंफ्यूज कर रही थी, निचली लाइंस पढ़ के ना समझ आ गया उसका। अच्छा चलो ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आ जाता है टेस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। टेस्टेबिलिटी का मतलब ये था कि आपने वही एक्यूरेसी वाली बात, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करेक्टनेस के अंदर आपको डिफाइन करके बताया था, सारा काम तो कर रहा है लेकिन वो कितने % एक्यूरेट है, ठीक है। क्या वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसकी एग्जाम्पल यही सीएमएस वाली, रिजल्ट ऐड करता है, क्या वो ग्रेडिंग स्कीम जो यूसीपी ने दी हुई है, यूसीपी कहती है 86% पे ए आना चाहिए, क्या सीएमएस 86 से ऊपर वाले बच्चों को ए असाइन करता है या नहीं करता, ठीक है। हो सकता है वो 85.9 वाले को भी ए असाइन कर रहा हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात आ जाती है टेस्टेबिलिटी की। हम यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो वाकई जो हमारा रिजल्ट था वो दे भी रहा है हमें आउटपुट में या नहीं दे रहा। अब टेस्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि वो डीलिंग करती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ, क्या वो वाकई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो ऑपरेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब उसके अंदर क्या आता है, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ईज ऑफ टेस्टिंग आर रिलेटेड टू स्पेशल फीचर्स इन द प्रोग्राम दैट हेल्प्स द टेस्टर, फॉर इंस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग द प्री डिफाइंड इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड लॉग फाइल, ठीक है। लॉग फाइल्स और रिजल्ट, अब जो इनिशियली आप रैंडम टेस्ट करते हो या लॉग फाइल आपको बेसिकली एरर्स बता रही होती हैं कि कहाँ पे एरर आया, कहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जाता लैग किया या वो वहाँ पे जाके ब्रेक हुआ या कहीं पे भी सिस्टम के लॉग आया या कोई उसने क्वेरी ऐड नहीं की, तो वहाँ पे आप लॉग फाइल जनरेट करते हो जिसके यूजर जब रीड करता है प्रोग्रामर तो उससे देख के एरर को फिगर आउट कर सकता है कि किस जगह पे किस टाइम के ऊपर आपके पास एरर आया था, ठीक है। यहाँ तक हमने अब अपने 2 कैटेगरी को डिफाइन कर लिया। पहले क्या किया, प्रोडक्ट रिवीजन, पहले हमने प्रोडक्ट ऑपरेशन, हमारी प्रोडक्ट काम कैसे करेगी मैकल मॉडल के मुताबिक, हमने उसकी डिफरेंट एक्सपेक्ट देख लिए, कैटेगरीज को डिफाइन करके उसके अंदर रख लिया। दूसरी हमने देख ली कि हमारा जो रिवीजन है प्रोडक्ट की वो कैसे काम करेगी। और जो लास्ट हमारे पास आती है वो ट्रांजिशन आ जाती है। ट्रांजिशन के हमारे पास 3 चीजें हैं, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और हमारे पास लास्ट चीज आती है इंटरऑपरेटेबिलिटी, ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या आती है कि अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास पोर्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। पोर्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो अदर इज इन्वायरमेंट को भी एक्सेप्ट करे। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये नीचे देखो एक पर्सन है, अब वो क्या कर रहा है, ये मल्टीपल ऐप्स यूज कर रहा है, वो फेसबुक भी यूज करता है, वो लिंक्डइन, याहू, यूट्यूब, अमेजोन, ये डिफरेंट चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हो सकता है
कुछ लोग हैं, अगर हम एग्जांपल लें जो अब कुछ लोग सिर्फ फेसबुक के साथ है, अब कुछ लोग होते हैं उनको लिंक्डइन यूज ही नहीं करना आता, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यही है, अगर हम सॉफ्टवेयर जो है हमारा पोर्टेबिलिटी का, वो विंडोज के ऊपर भी चलना चाहिए, सेम काम हमारा जो है वो मैक के ऊपर भी चलना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि CMS मैक के ऊपर एक्सेस ही ना हो। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ आ गई पोर्टेबिलिटी की, जब मैंने बिल्कुल शुरू में इसीलिए एक दफ़ा ओवरव्यू दे दिया, जब हम डेफिनेशन पढ़ें उसकी एग्जाम्पल देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे समझ आ गया। फिर उसके बाद एक और है सर। जी पूछो। पोर्टेबिलिटी में मतलब कि हमारा जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता तो पोर्टेबिलिटी होती है? नहीं, मैंने उसकी एग्जाम्पल दी, जब आपने एक प्रोडक्ट बनाई आपने उसको इतना काबिल बनाना है कि वो मैक ओएस में भी जाके एक्सेप्टेबल हो। बात समझ आ मतलब गई? कि हम ही अपने सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं ना ताकि वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम हाँ, करे। हम उसको डेवलप इसी तरह से करते हैं ताकि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकें, ठीक है। अब अगर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप में से कोई लिनक्स यूज करता हो या मैक यूज करता हो, तो उसके अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो विंडोज के अंदर चलते हैं लेकिन उनके अंदर नहीं चलते। बात समझ आ गई? पहले ये था कि विजुअल स्टूडियो भी मैक के ऊपर नहीं चलता था, विजुअल स्टूडियो के भी काफी सारी अच्छे फीचर्स आ गए जो मैक के ऊपर चल जाते हैं। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे बात हो रही है पोर्टेबिलिटी की। अब यही नीचे लिखा होता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हो सकता है डिफरेंट हार्डवेयर हो सकता है, उसके ऊपर उसको चलना चाहिए। अब हर बच्चे का मोबाइल फोन की जो एग्जांपल है, फेसबुक की अगर हम एग्जांपल लें तो वो इतना पोर्टेबल है कि वो एंड्रॉइड 8 के ऊपर भी चल रहा है, एंड्रॉइड 6 के ऊपर भी एप्लीकेशन चल रही है और एंड्रॉइड 11 जो है उनके ऊपर भी वो एप्लीकेशन चल रही है। यहाँ पे क्या है, तीनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड है लेकिन उनके तीनों डिफरेंट अलग-अलग से वर्जन है, लेकिन जो फेसबुक की ऐप है वो तीनों के ऊपर चल रही है, ठीक है। वो इतनी पोर्टेबल है कि वो नया आएगा तो वो नए वाले एंड्रॉइड को भी सपोर्ट करेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आ गई सर पोर्टेबिलिटी ये की बात। आपको सोर्स कोड एक ही चला सकते थे या अलग अलग बिल्ड बनाते हैं? जैसे आपने लिनक्स की एग्जांपल या मैक की दी या विंडोज के अंदर कंपेयर करें तो हम लोगों की एक्सटेंशन फाइल अलग अलग होती है, सबकी बिल्ड अलग बनती हाँ, है। अब तो इसी तरह मैक मैक की भी अलग से, मैक के लिए आपको दोबारा से मैक के हिसाब से आपको डेवलप करनी पड़ेंगी एप्लीकेशंस, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव सी और उसके अंदर होती हैं। अब वो तो ट्रेंड आ गया ना, अब तो ट्रेंड आ गया हाइब्रिड एप्लीकेशंस का। आप कोड एक ही जगह पे लिखते हो लेकिन आपकी जो आउटपुट आती है वो आप मैक में भी बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, वो आप विंडोज़ के ऊपर भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपने इसी तरह से एग्जांपल देखी होगी, अगर किसी ने रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव देखा हो, तो रिएक्ट नेटिव बेसिकली फेसबुक की वो है लाइब्रेरी, फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो क्या करती है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। आप कोड एक ही जगह पे लिखते हो लेकिन आप उससे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना लेते हो और मैक एप्लीकेशन भी, iOS की भी एप्लीकेशन बना लेते हो सेम टाइम के ऊपर, कोड एक ही दफा लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास रीयूजेबिलिटी में आ जाता है कि हमारे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, मॉड्यूल हैं, हो सकता है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही हो। अब री को यहाँ पे बात आती है कोड रीयूजेबिलिटी की, ठीक है। अब ये जो आपने कभी लोगों से सुना होगा, अपने सीनियर से ये बातें सुनी होंगी कि वो कहते होंगे कि यार एक दफ़ा जब आप प्रोजेक्ट कर लेते हो ना, अगली दफ़ा आपको कोड हर चीज़ बनी हुई आपको अवेलेबल है, आप स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाओ आपको वहाँ पे कोड मिल जाएगा, आप गिट पे चले जाओ आपको वहाँ से कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको क्लास 2 के अंदर दी थी, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अगर कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो सकता है वो चीज़ पहले से किसी ने बना के रखी हुई हो, या आपने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया जी एक सॉफ्टवेयर बनाया जो काम क्या करता था, CMS तरह का एक काम करता था जो टीचर्स को डील करता था या स्टूडेंट्स को डील करता था, ठीक है। अब एक नया यूज़र आ गया, या मैं आप लोगों को कहता हूँ आपने एक मुझे प्रोजेक्ट बना के देना है, वो प्रोजेक्ट क्या करेगा, वो जी मेरी बेसिक CV क्रिएट करेगा बेसिकली, ठीक है। CV बनाने के लिए उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे जो सेम होंगे। अगर आपने एक CMS बनाया और एक आपने बनाया CV के लिए दो सॉफ्टवेयर, पहले आपने CMS बना लिया, ठीक है। अब CMS के ऊपर आपने बायोडाटा यूजर का जब पहली दफा स्टूडेंट आया आपने उसका डेटा ऐड करवा लिया, डेटा ऐड करवाने के लिए बायोडाटा फॉर्म था, उसकी तस्वीर अपलोड हुई, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो सारी की सारी ऐड हुई, वो सारा कुछ ऐड हुआ, ठीक है। अब यही बायोडाटा का फॉर्म आपका सिमिलर आपका दूसरी ऐप उसमें भी बन सकता है जो CV जनरेट वाली उसके अंदर भी हो रहा है ना, आप उसने सेक्शन का कोड उठा के दोबारा से यूज कर सकते हो। यही इसकी एग्जांपल लिखी हुई थी कि अगर एप्लीकेशन A में बायोडाटा फॉर्म आता है और एप्लीकेशन B में भी बायोडाटा फॉर्म आता है, तो उसका जो बायोडाटा फॉर्म वाला जो सेक्शन का जो कोड है वो आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? रीयूजेबिलिटी के अंदर भी रिक्वायरमेंट भी यही लिखा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं वो हो सकता है एक नए प्रोजेक्ट के लिए पिछले जो आपने पहले से बनाए हुए वो वहां पे भी यूज हो सकें, ठीक है। इन चीजों को भी देख के हम चल सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरऑपरेटिबिलिटी आ गया। इंटरऑपरेटिबिलिटी के ऊपर मतलब ये आ गया कि आप एक
इंटरफेसेस क्रिएट करोगे जो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी वो हो रहा होगा, ऑपरेट करेगा। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आपने देखा हो कि इंटीग्रेट हुआ होता है, जैसे डाइवो की ऐप है, अगर आप डाइवो की ऐप देखते हो उसके अंदर पेमेंट जो है वो जैज़ कैश के साथ भी इंटीग्रेट हुई हुई है, वो और उसके साथ बिलिंग वीज़ा के जो डेबिट कार्ड होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हुई है। अब जैज़ कैश का एक अपना सिस्टम है, डेबिट कार्ड वालों का एक अपना सिस्टम है, वीज़ा वालों का, ठीक है, और डाइवो की ऐप एक अलग से है। 3 डिफरेंट ऐप हैं, उन 3 डिफरेंट ऐप वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर रही हैं सेम टाइम के ऊपर। बात समझ आ गई? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरऑपरेटिबिलिटी, डिफरेंट चीजें थी लेकिन वो ऑपरेट एक जगह पे हो रही हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? इंटरऑपरेटिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? अभी लिखा ही हुआ है कि इंटरऑपरेटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फोकस क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस क्रिएट करते हो दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने वही डाइवो वाली एग्जांपल है तो ये उसी के साथ जाके आपका रिलेट हो रहा है। बात समझ आ गई? यहाँ पे इंटरऑपरेटिबिलिटी यहाँ पे क्लियर हो गया कि है क्या, कि एक ऐप है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ भी वो ऑपरेट कर सके। उसकी एग्जांपल क्या थी, अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप वो वीज़ा कार्ड से भी, डाइवो की ऐप अगर सीट बुक करवाते हो तो वो आपकी किससे हो सकती है, वीज़ा कार्ड से भी पे हो सकती है और जैज़ कैश से भी पे हो सकती है, ठीक है। तो जैज़ कैश का एक अलग से सॉफ्टवेयर है, एक अलग से वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ और तरीके से, लेकिन वो इंटीग्रेट किसके साथ हुआ है, डाइवो ऐप के साथ हुआ है। बात समझ आ गई? पेमेंट के लिए। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जब आप ऑनलाइन के ऊपर जाते हो वो आपसे पूछते हैं आपने किस तरह की पेमेंट करनी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो आपसे वहाँ पे पूछ रहा होता है कि आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, और उसके अलावा पूछ रहा होता है वो COD और कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस के मतलब है कि अगर आपने TCS से बुक करवा रहे हो या किसी और जगह से बुक करवा रहे हो तो आप फिर पेमेंट आपकी वहाँ से ही हो रही होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ भी ऑपरेट कर सकता हो, आप यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करता हो, ठीक है। ये नहीं है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट में वो चीज़ ऐड ही नहीं होती हो लेकिन आपने उसको उसके साथ ऑपरेट करना स्टार्ट कर दी है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, हमारा जो था वो हमारा यहाँ पे आज हमारा ये जो मैकाल का था, यहाँ पे हमारा ये फैक्टर्स खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये उसके बाद डिफरेंट आगे ना फीचर्स बताए हुए। मैकाल क्लासिक मॉडल के अंदर ये था, फिर एविन और मैकेनिक ने कुछ मॉडल्स दिए, उनके अंदर उन्होंने ये चीज़ें ऐड कर दी। फिर डच और विल्स ने ये चीज़ें बताई, उन्होंने अल्टरनेटिव मॉडल्स जो थे उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थी, सर्वेबिलिटी भी थी, मैनेजबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड होगी। ये हम अगली क्लास के अंदर एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का एक तो क्विज है, क्विज आपका यहाँ तक है, ठीक है। उस क्विज जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्विज आपका MCQs बेस्ड होगा,